नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। एंड आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 दोस्तों बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है। इस आर्टिकल ने इतनी शक्तियां दे रखी हैं सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट न्याय सही से कर सके। एंड आज की क्लास मैंने यूपीएससी लेवल के हिसाब से बनाई है, मतलब अगर आप यूपीएससी एंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग में आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आप आज की वीडियो देखेंगे। आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो मैंने आज क्रिएट किया है आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142 से पहले मैं आपको आर्टिकल 14 के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वैसे एक बार मैंने वीडियो बनाई थी आर्टिकल 14 पे, बट मैं दोबारा से इसको एक बार आपको समझा देता हूं। रूल ऑफ लॉ दे रखा है आर्टिकल 14 में। एंड रूल ऑफ लॉ के टोटल 3 कंपोनेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, पहला कंपोनेंट है इसका सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। मतलब क्या हुआ, कानून सबसे ऊपर रहेगा, कानून की इज्जत सबसे ज्यादा है। हमारा जो संविधान है उसी की इज्जत सबसे ज्यादा है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, सेकंड चीज है एवरीवन इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में हर एक व्यक्ति एक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। एंड जो लास्ट पॉइंट है इसमें तीसरा कंपोनेंट किसका, रूल ऑफ लॉ का तीसरा कंपोनेंट है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजंस सुनाता है वो हाई कोर्ट एंड बाकी सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन उनके लिए पत्थर की लकीर है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट वगैरह नहीं पलट सकते, उनकी बात उनको सुननी ही पड़ेगी। तो ये है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी सुप्रीम कोर्ट का डोमिनेंस है बाकी सारे कोर्ट्स पे जितने भी इंडिया के अंदर हैं। तो ये क्या है, रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट्स हैं। आप इस चीज को याद रखना, क्योंकि अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगा आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142 से। एंड अगर आपने आंसर राइटिंग में पीसीएस या आईएएस के जो आंसर राइटिंग होती है उसमें अगर आपने इन दोनों चीज को एक साथ लिख दिया तो डेफिनेटली आपको 100% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे एज कंपेयर टू बाकी स्टूडेंट्स। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 142 में आपको पहले समझाता हूं। आर्टिकल 142 जो है इसमें दे रखा है कंप्लीट जस्टिस के बारे में। इसमें 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कंप्लीट जस्टिस, आपने शायद ये शब्द पहले सुना भी होगा, अगर आपने इस आर्टिकल के बारे में कहीं पे पढ़ा है कहीं भी या कहीं टीवी में देखा है तो भी वहां पे इस शब्द का उपयोग बार बार करते हैं। कंप्लीट जस्टिस यानी एक तरह से पूरा न्याय देना। ठीक है, एंड दूसरी चीज इसमें है एनफोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एनफोर्सेबल का मतलब होता है एक तरह से कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है वो पूरे भारत पे फॉलो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी के लोग मानेंगे, सिर्फ बिहार के लोग मानेंगे, सिर्फ केरला के लोग मानेंगे, ऐसा नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया वो पूरे इंडिया के लिए होता है। तो एंड पूरे इंडिया के लिए होता है, प्लस एनफोर्सेबल यानी कि मानना ही मानना है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है इस डिसीजन को मनवाना लोगों से। एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करना है। एंड दोस्तों इसमें वर्ड दे रखा है कंप्लीट जस्टिस। अब जो ये शब्द है ना, यही इस आर्टिकल की जान है। ठीक है, जान क्यों है मैं आपको बताता हूं। इस आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 142 में दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी डिसीजन सुना सकता है किसी भी मैटर पे कि वो लोगों को कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सके। अब कंप्लीट जस्टिस की डेफिनेशन किसी को भी नहीं पता, ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में इसका मतलब अलग है, मेरी लैंग्वेज में इसका मतलब अलग है, आप लोग इसका अर्थ अलग बताएंगे। तो कंप्लीट जस्टिस कहीं भी डिफाइंड नहीं है। एंड इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला सुना सकता है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। वो पावर क्यों दे रखी है, ताकि वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सके, लोगों को पूरी तरह से न्याय मिल सके। इसलिए हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दे रखी है अंडर आर्टिकल 142। अब प्रॉब्लम यहां पर यही है कि ये अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो हमारी सरकार को मानना ही मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके कुछ भी बोल दिया तो गवर्नमेंट उस बात को मना नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को यह बात माननी ही माननी पड़ेगी। क्योंकि ये इसमें ये भी लिखा है एनफोर्सेबल। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस के लिए डिसीजन सुनाया, प्लस वो जो डिसीजन है वो पूरे भारत पे, पूरे भारत की जो टेरिटरी है, पूरे टेरिटरी में
एनफोर्सेबल है, यानी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है इसका पालन किया जाए सही से। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, जैसे कि बाबरी मस्जिद जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनाया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल का यूज किया था, आर्टिकल 142। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग कंप्लीट जस्टिस देंगे हिंदू को भी मुस्लिम को भी, इसलिए उन्होंने इस आर्टिकल का यूज किया है एंड गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि एक्स्ट्रा जमीन, मतलब जो अयोध्या बनाने का ऑर्डर दिया उसके अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा जमीन अलग से किसको दी, मुस्लिम लोगों को भी दिए, ताकि वो अपना वहां पे मस्जिद बनवा सकें। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया, एंड गवर्नमेंट को ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये एनफोर्सेबल है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड तो ये हो गया 142 में क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना प्लस गवर्नमेंट को सारी बात माननी है। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 141 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन सुनाएगी वो डिसीजन बाकी के सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, हाई कोर्ट पे एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला वो हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना पड़ेगा। ये किसमें दे रखा है, आर्टिकल 141 में दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग होंगे बाकी सारे कोर्ट्स पे। एंड अगर आपको ये दोनों आर्टिकल पता है एंड आपको आर्टिकल 14 पता है तो आप अपनी आंसर राइटिंग में ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब अगर जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि डज इंडिया फॉलो रूल ऑफ लॉ, तो आप बोलेंगे यस इंडिया फॉलो रूल ऑफ लॉ which can be seen by article 141 and article 142 because जो इसका थर्ड कंपोनेंट है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे। ये कहां से हमें दिख रहा है, आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142 से साफ साफ नजर आ रहा है कि जो इनके हमारा जो ये थर्ड वाला कंपोनेंट है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142 के तहत पूरा किया जा रहा है हमारे देश में। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। तो आप एग्जाम में जरूर ऐसे लिखना रूल ऑफ लॉ एंड इसको कनेक्ट कर देना आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142 को। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है आर्टिकल 142 में कि इसमें अनलिमिटेड पावर दे दी है एंड अनलिमिटेड पावर अगर लोकतंत्र में किसी को दे दी तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि तानाशाह बनने का रिस्क हो जाता है ना, क्योंकि डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाती है अगर किसी को अनलिमिटेड पावर दे दे तो इसीलिए यहां से आर्टिकल 142 के थ्रू ही एक शब्द निकलता है जुडिशियल एक्टिविज्म। आपने सुना भी होगा इस शब्द के बारे में, जुडिशियल एक्टिविज्म, कि सुप्रीम कोर्ट अब हर बात पे उंगली कर रहा है, एक तरह से ऐसी बात समझ लिया, ऐसे समझ लो आप इसे कि हर काम में सुप्रीम कोर्ट उंगली कर रहा है कि भाई आर्टिकल 142 का यूज करो एंड आर्टिकल 142 का यूज करके क्या करो, डिसीजन सुनाओ ताकि सबको न्याय पूरा मिले, कंप्लीट जस्टिस। बट इस चीज से क्या होता है, बाकी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। आपको पता होगा कि हमारे स्टेट के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है यानी कि विधायिका, फिर है एग्जीक्यूटिव जो कानून को मतलब कानून को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, दैट इज कार्यपालिका। देन आता है न्यायपालिका, दैट इज जुडिशरी, यानी कि इंटरप्रिटेशन कौन करता है हमारे संविधान का, जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड तीनों सेपरेट हैं बिल्कुल, इसे कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। बट जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है, कई बार जुडिशरी अपने इस बॉर्डर को क्रॉस कर देती है, एग्जीक्यूटिव की तरफ से भी एंड लेजिस्लेटिव की तरफ से भी। ऐसा क्यों होता है, चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में कोई समस्या है बट उस समस्या का कोई कानून नहीं है, तो यानी दिक्कत कहाँ पे है, लेजिस्लेटिव में दिक्कत है, क्योंकि लेजिस्लेटिव ने कानून नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि जो हमारी विधायिका है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, ये अपना काम सही से नहीं कर रहे, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी उंगली करनी पड़ेगी इनके काम में, तब जाके हमारे देश की समस्या सॉल्व होगी। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव अगर अपना काम नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम यहाँ भी उंगली करेंगे। इसे ही कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है कि जुडिशरी इन्वॉल्व हो रही है, बट जुडिशरी ने अगर इसका बॉर्डर क्रॉस कर दिया तो इसे कहा जाता है जुडिशियल ओवररीच। एंड ओवररीच वाली चीज खराब होती है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने अलावा बाकियों का काम भी कर रही है, जो कि उल्लंघन है किसका, सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। इसके ऊपर यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर जुडिशरी ज़्यादा इस कदम मतलब अपने कदम ज़्यादा बाहर ले जा रही है इस बॉर्डर से, तो उसे कहेंगे जुडिशियल ओवररीच। बट अगर इनके काम में थोड़ा थोड़ा ही मतलब एक तरह से हाथ बटा रहे हैं एक तरह से, तो फिर कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो आर्टिकल 142 के एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 142 में क्या था, कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक केस तो मैंने आपको बता दिया, बाबरी मस्जिद केस। दूसरा इसमें है भोपाल गैस केस। भोपाल में आपको पता है एक ट्रेजेडी हो गई थी, भोपाल गैस नाम से आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आर्टिकल का यूज़ किया एंड गवर्नमेंट को फटकार लगाई, उनको बोला कि कंपनसेशन प्रोवाइड करो वहाँ के विक्टिम्स को, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और एग्जाम्पल है आर्टिकल 142 का, वो है हाँ हाईवे से रिलेटेड। हाईवे के आसपास मतलब जो हाईवेज होते हैं ना, नेशनल हाईवेज वगैरह, स्टेट हाईवेज, उसके आसपास सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधे किलोमीटर की रेंज में, 500 मीटर्स की रेंज में क्या नहीं होनी चाहिए, शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। यानी कि लिकर बैन कर दिया उसके आधे किलोमीटर की रेंज में। ऐसा क्यों? ताकि लोग वहाँ पे मतलब हाईवे के आसपास शराब पी के मतलब एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी होता है ना, इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज़ किया एंड वहाँ पे शराब को बैन कर दिया। एंड इसे क्या कहा गया, जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना काम नहीं किया। गवर्नमेंट का काम किसने किया, जुडिशरी ने। जुडिशरी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट की, इसलिए इसे कहा गया जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। एंड इसके बाद एक चीज़ और है इसमें, एक एग्जाम्पल और है जो अभी लेटेस्ट है, वो है पेरारी वलन। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने राजीव गांधी असैसिनेशन केस में ना इनको दोषी करार दिया गया, इनको सजा सुनाई गई, डेथ सेंटेंस। उसके बाद इनका डेथ सेंटेंस चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया। तो ये अपनी मर्सी पिटीशन डाल रहे थे कि मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अच्छी खासी सजा इन्होंने काट ली 20-30 सालों की। बट उसके बाद इन्होंने गवर्नर के पास अपना जो पेरेरी वेलन, आपने न्यूज़ में सुना होगा, पेरेरी वेलन ने क्या किया, गवर्नर के पास, तमिलनाडु के गवर्नर के पास, तमिलनाडु के गवर्नर के पास इन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल कर दी अंडर आर्टिकल 161 एंड इसमें बोला कि मुझे माफ़ कर दो। बट वहाँ के गवर्नर कुछ कर ही नहीं रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ की कैबिनेट ने बोल दिया था कि चलो इनको रिलीज़ कर दो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। तो गवर्नर तो उनका एजेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो गवर्नर ने रिजर्व कर लिया उस मर्सी पिटीशन को और कोई फैसला ही नहीं सुना रहा। तो फिर जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को फटकार लगाई, तो गवर्नर ने क्या किया, अपने इसको जो इस ऑर्डर को जो रिजर्व करके रखा था राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि राष्ट्रपति साहब आप डिसाइड करो कि इस बंदे का क्या करना है। राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर रही क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी इनको छोड़ना। बट तो राष्ट्रपति ने भी रख लिया, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया एंड सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 फिर से, यानी कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, किसको, पेरारी वेलन को, किसी व्यक्ति ने इतनी लंबी सजा ऑलरेडी काट ली है, उसके बाद भी आप उसको मतलब नहीं छोड़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज किया एंड इस बंदे को कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड किया। कैसे किया, इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया कि अब इस बंदे को जेल से रिहा करो, आपकी एक भी बात नहीं मानी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना पावरफुल आर्टिकल है। अगर इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल से रिलेटेड हैं। अगर आप इस आर्टिकल को कनेक्ट करके पढ़ेंगे चीज़ों से, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर से कनेक्ट किया, रूल ऑफ लॉ से कनेक्ट किया, देन आप जो करंट अफेयर्स के चीज़ें होती हैं, जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट के अगर एग्जांपल के तौर पे लिख देंगे, लेटेस्ट अभी पेरारी वेलन था, उससे पहले भोपाल गैस, हाईवे से रिलेटेड, देन बाबरी मस्जिद, ये सारी चीज़ें यही हैं। रंजन गोगोई साहब उस टाइम के चीफ जस्टिस थे जिन्होंने आर्टिकल 142 का यूज़ किया था बाबरी मस्जिद केस में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आर्टिकल 142, आर्टिकल 141, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। एंड अगर समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।